नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल तीर्थाकाश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। ट्रंप टैरिफ का आतंक दुनिया भर में फैला हुआ है और इसके मुख्य जो शिकार हुए हैं उनमें भारत और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा टैरिफ सहन करने वाले देशों में शामिल है। इसका फर्क हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग दोनों के ऊपर पड़ना तय है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे उत्पाद जो हम अमेरिका को निर्यात करते हैं, उनकी कीमतें अमेरिका में बढ़ गई हैं और निश्चित रूप से इससे निर्यात के ऊपर असर पड़ रहा है। हालांकि प्रतिकार स्वरूप भारत ने वहाँ पर कुरियर और जेनरिक दवाइयाँ बंद कर दी हैं भेजनी, जिससे वहाँ पर भी इसका असर आया है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर आ रही है अमेरिका से, और ये खबर है कि अमेरिका की जो फेडरल कोर्ट है उसने ट्रंप के इस टैरिफ वार को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति को इस तरीके के इतने अधिकार ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट का उल्लंघन किया है और ये एक्ट राष्ट्रपति को ऐसे अधिकार नहीं देता है। हाँ, यदि कोई दूसरा देश रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है तो फिर वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिकल इमरजेंसी यानी आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति नहीं थी। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका को बर्बाद कर देने वाला बताया है। उनके अनुसार यदि ये फैसला लागू हो गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। उनकी इस वक्तव्य के पीछे जो आंकड़े बोल रहे हैं वो ये हैं कि जब से ट्रंप ने ये टैरिफ वार छेड़ा है तो अमेरिका को इस दौरान 159 अरब डॉलर का राजस्व मिला है, उसका टैरिफ मिला है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में ये टैरिफ इससे आधा भी नहीं था। यानी ट्रंप अपनी इस बात को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने टैरिफ का प्रयोग अमेरिका को समृद्ध करने के लिए किया है, लेकिन अमेरिका की कोर्ट ने उसके इस फैसले की धज्जियां उड़ा दी हैं। हालांकि 14 अक्टूबर तक का समय उन्होंने ट्रंप को दिया है, जिससे कि वो वहाँ के फेडरल कोर्ट में, वहाँ की सर्वोच्च अदालत में इसके खिलाफ जाकर के अपील कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने केवल उन्हीं टैरिफ्स को निलंबित किया है, एक प्रकार से गैर कानूनी बताया है, जो इस प्रकार से लगाए गए हैं। उन्होंने दूसरे यानी जो इस इमरजेंसी एक्ट, जो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट जो है उसके तहत जो लगाए गए हैं, उस टैरिफ को उन्होंने गैर कानूनी घोषित किया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। टैरिफ की आलोचना जहां दुनिया भर में हो रही है, वहीं अमेरिका में भी ट्रंप के ऊपर प्रतिपक्षी इसके वार करते रहे हैं। अमेरिका के विशेषज्ञ फरीद जकारिया, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि अमेरिका का ये टैरिफ वार एक स्ट्रेटेजिकल त्रुटि है, एक रणनीतिक भूल है, और यदि ट्रंप अपनी इस बात पर अड़े रहते हैं तो फिर भारत चीन या रूस की तरफ जा सकता है, और ऐसा होते हुए हम देख भी रहे हैं। केनेथ आई जस्टर, जो भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रहे हैं, उन्होंने भी जब ये टैरिफ लागू किए गए तो इसको उन्होंने आश्चर्य और गुस्से में उठाया गया कदम बताया, और साथ ही साथ कहा कि यदि ये टैरिफ लागू किए गए तो इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, उपभोक्ताओं पर असर होगा। उनकी बात भी बिल्कुल सही निकलती हुई नजर आ रही है। निकी हेली, जो कि पूर्व न्यूज रूम स्थायी प्रतिनिधि है अमेरिका की, हालांकि अब उनको हटा दिया गया है, उन्होंने भी ये कहा था कि ऐसे टैरिफ लगाकर अमेरिका भारत जैसे एक बड़े दोस्त को खो देगा। ऐसा होता हुआ भी साफ नजर आ रहा है। वहाँ डेमोक्रेट्स की एक समिति है, एक कमेटी है, जिसको अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के नाम से जाना जाता है। उसने ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की नीति की बड़ी कड़ी आलोचना की, और उन्होंने कहा ऐसा करके हम भारत को कम और अमेरिकी हितों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ये थी कुछ राजनीतिज्ञों की बात। लेकिन वहाँ के मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स,
उन्होंने तो कहा कि ट्रंप की ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली रणनीतिक चाल है और ऐसा करके वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस टैरिफ वॉर में ट्रंप बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी आलोचना का शिकार हो रहे हैं और इसका फर्क भी दिखने लगा है। वहाँ के उपभोक्ता अब तौबा करने लगे हैं, महंगाई की मार बहुत बढ़ गई है। वहाँ अमेरिकी नागरिक जिनकी वार्षिक आय लगभग $30,000 है प्रतिवर्ष, उनका बजट करीब करीब 64% बढ़ गया है। ऐसे अमेरिकन जो संपन्न हैं और उनकी आय $1,00,000 से ऊपर है, उनके बजट पर भी लगभग 30% का फर्क पड़ा है। यानी टैरिफ से अमेरिका के खजाने भले ही भरे, लेकिन आम अमेरिकन की जिंदगी वहाँ पर बुरी होने जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रंप का ये जो टैरिफ का हथियार है, ये दूसरे देशों पर कम और भारत अपने ऊपर कहीं ज़्यादा अधिक असर डालने वाला है। आज के दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। इस दूसरे मुद्दे में हम देखें, शंघाई में इस समय चीन में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई। आज वो समाप्त हो जाएगी। इस बैठक में 36 देशों ने भाग लिया, जिनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान जैसे अनेक देश शामिल हैं। और इस सम्मेलन के खत्म होने के साथ जो 5 मुख्य बातें वहाँ से उभर कर के आई, वे हैं अमेरिका की टैरिफ की मार की धार को कम करने के लिए वहाँ पर एक SCO विकास बैंक का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है और इसमें $1.4 अरब का फंड रखा गया है। इन देशों ने एक संकल्प लिया है कि अब दुनिया को बाइपोलर यानी 2 ध्रुवीय न रह करके इसको मल्टीपोलर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और यदि ऐसा हो पाता है तो फिर अमेरिका की दादागिरी खत्म होती हुई नजर आ रही है। SCO के घोषणा पत्र में आतंकवाद के ऊपर प्रहार करके, आतंकवाद विरोधी रुख को अख्तियार करके इन 36 देशों ने भारत के प्रधानमंत्री की पहलगाम आतंकवाद के प्रकरण के वहाँ उल्लेख पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। साथ ही साथ इन देशों ने उम्मीद जाहिर की है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका कोई ना कोई शांतिपूर्ण हल जरूर निकलेगा और इस मीटिंग के बाद 2 प्रबल प्रतिद्वंदी भारत और चीन पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यदि सच्चे मन से दोनों देश निकट आते हैं तो फिर इससे अमेरिका को पता चलेगा कि अब उसके वर्चस्व का दौर खत्म होने के वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री ने इस SCO, जिसका पूरा अर्थ होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक नया शब्द, इसको एक नया अर्थ देते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर SCO का मतलब हम समझे सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, यानी सुरक्षा, संपर्क और अवसर, और वास्तव में आज इसकी ज़रूरत भी है। तो हम कह सकते हैं कि इस SCO कमेटी से भारत के प्रधानमंत्री खाली हाथ वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उम्मीदें हैं केवल अभी आगे क्या होता है ये विश्व के परिदृश्य में देखने की जरूरत पड़ेगी। आइए अब आपको एक ऐसी खबर से मैं वाकिफ कराना चाहूँगा जिसका किसी चैनल ने अभी तक आधिकारिक रूप से प्रसारण नहीं किया है, लेकिन YouTube और WhatsApp के साथ साथ Instagram और Facebook आदि पर इस तरीके की खबरें लगातार देखने में आ रही हैं कि भारत में कोका कोला और पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक्स को बैन कर दिया गया है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती। जब हम गूगल करते हैं या दूसरे संसाधनों से नेट पर सर्च करते हैं तो ये तो पता चलता है कि भारत में लवली फैशन यूनिवर्सिटी में जरूर कोका कोला और पेप्सी के उत्पादों पर रोक लगाई गई है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले तमिलनाडु और केरल में भी कोका कोला और पेप्सी पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अगर हम ये मान लें कि कोका कोला पेप्सी पर भारत में रोक लग गई है या रोक लगने जा रही है तो फिर इसके असर भी बड़े दूरगामी होंगे। केवल भारत को इससे फायदा ही नहीं होगा, कुछ नुकसान भी इसमें शामिल है। पहले बात नुकसान की करें।
इन दोनों कंपनियों ने भारत में अरबों डॉलर निवेश किए हुए हैं। यदि इनके उत्पाद यहाँ नहीं बिकेंगे तो निश्चित रूप से ये वापस जाएंगी और ऐसे में भारत में जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इन कंपनियों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया गया है, साथ ही साथ दुकानदार इनसे आय अर्जित करते हैं, तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, यानी रोजगार और आम आदमी यानी आम दुकानदार की आय के ऊपर इसका असर पड़ने जा रहा है। लेकिन आपदा में अवसर की बात यदि हम एक बार फिर से करें तो हम देखेंगे, यदि इन दो कंपनियों को भारतीय खाद्य बाजार के परिदृश्य से हटा दिया जाए तो फिर भारत की स्वदेशी कंपनियां और भारत के स्वदेशी पेय, उनके सामने एक खुला बाजार होगा। भारत पेय पदार्थों के रूप में पहले भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का विरोध करता रहा है। आपको शायद ज्ञात न हो, लेकिन शुगर की जो बीमारी है मुख्य रूप से इन कोल्ड ड्रिंक्स की देन है। इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो सैचुरेटेड शुगर हमारे शरीर में जाती है, उससे मोटापे जैसी बीमारी निश्चित रूप से फैलती है और जिसका प्रभाव हमारे हृदय और साथ ही साथ दूसरे रोग पैदा होने के रूप में जाना जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ उत्पादों को तो कैंसरस तक भी माना गया है। आइए अब बात करते हैं हम अपने स्वदेशी पेय या कोल्ड ड्रिंक्स की। भारत इस मामले में पहले से संपन्न है। नींबू शिकंजी, दही की लस्सी, छाछ, दूध, लुंजी और इस प्रकार के अनेक पेय भारत में पहले से उपलब्ध हैं। बिहार जैसे राज्यों में सत्तू को घोलकर पीने की परंपरा बहुत पुरानी है। रूह अफ़ज़ा हमारा यहाँ का अपना उत्पाद है। इसी तरीके से पतंजलि ने गुलाबरी जैसे बहुत सारे, या गुलाब शरबत के नाम से, रोज शरबत के नाम से, ऐसे अनेक उत्पाद भारत में हैं। तो यानी यदि ये कोका कोला के उत्पाद, जिनमें मुख्य रूप से कोका कोला है, स्प्राइट है, फेंटा है, थम्स अप है, और इसी तरीके से पेप्सी कोला के उत्पाद जिनमें पेप्सी कोला है, सेवन अप है और दूसरे कई उत्पाद, यदि ये यहाँ से इनकी विदाई हो जाती है तो फिर इससे भारतीय उत्पादों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आने जा रहा है। जो लोग नौकरी खोएंगे यहाँ पर, तो यदि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी पीना है तो फिर अंबानी ने अभी कैंपा कोला को एक बार फिर से पेश करके ऐसे कोल्ड ड्रिंक प्रेमियों के लिए एक विकल्प पहले से उपलब्ध करा दिया है, जिसकी कीमत पेप्सी और कोका कोला के उत्पादों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर से ये कहूँगा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक के बजाय जो हमारे पारंपरिक भारतीय ड्रिंक्स हैं, जो भारतीय पेय हैं, यदि हम उन पर जोर देंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमारे किसानों को, हमारे दुकानदारों को और आम आदमी को इससे आय भी होगी। अभी तो मैं नहीं कह सकता कि ये बैन लगा है या नहीं, या पूरी तरीके से लगेगा या नहीं, लेकिन यदि लगता है तो भारत एक पेय के बाजार में, एक कोल्ड ड्रिंक के बाजार में क्रांति लाने के लिए तैयार है। मैं तो ये कहूँगा आने वाले समय में यदि हमें ऐसी रोक विदेशी खाद्य पदार्थों, पैकेज फूड के ऊपर भी लगानी पड़े तो हमें लगा देनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए हमें इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारी आदतों का जो सुधार होगा, हमारे शरीर को इसका जो लाभ होगा, वो लाभ बहुत दूरगामी होगा। अनेक बीमारियों से हम बचेंगे और भारत का पैसा भारत में ही होगा। आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी राय। यदि आपके पास विकल्प हो तो फिर आप कोका कोला, पेप्सी या ऐसे दूसरे विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं या नहीं, या इस प्रकार के कौन से भारतीय उत्पाद होने चाहिए जो आपकी आवश्यकताओं को, रुचि को भी पूरा करें और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज इतना ही, होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, जिससे हमारी हर वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।